दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस समय बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं वर्तमान में, और वह केंद्र में मंत्री बन चुके हैं। ऐसे में लगातार यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि जेपी नड्डा के बाद बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। हालांकि तमाम तरह की नाम सामने आते हैं, लोग अपने अपने हिसाब से कयास लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। लगातार ये चर्चाएं बनी हुई है जेपी नड्डा के बाद कौन अध्यक्ष है। उसमें बीएल संतोष का नाम बड़ा मजबूती से लिया जा रहा है। तो ऐसे में सुनील बंसल का नाम भी बड़ी प्रमुखता से राष्ट्रीय अध्यक्ष की पद की जो दौड़ है उसमें नाम आता है। साथ ही विनोद तावड़े जो है उनका भी नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है कि वह भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले समय में हो सकते हैं। अनुराग ठाकुर का भी नाम कुछ लोग ले रहे हैं। और हाल ही में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया घटनाक्रम जिस तरह से सामने आया, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ को लेकर तमाम तरह की बातें राजनीतिक हलकों में लगातार चल रही हैं। उसमें कुछ एक वर्ग के द्वारा केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए लिया जा रहा है। ऐसे में ये विषय बड़ा रोचक हो गया है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, क्योंकि आने वाले समय की जो राजनीति है वह लगातार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी का होता है, तो ऐसे में उसके इर्द गिर्द भी काफी कुछ राजनीतिक केंद्रित हो जाती है। और जिस तरह से जेपी नड्डा जी ने, अगर आपको ध्यान हो, लोकसभा चुनाव से पहले बयान दिया था कि अब बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी हो जो संघ की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में ये सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, क्या वह संघ की मर्जी से होगा या नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की इच्छानुसार अध्यक्ष चुना जाएगा पार्टी का। ये बड़े सवाल हैं। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में शामिल हैं, और उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ राकेश अचल जी ग्वालियर मध्य प्रदेश जुड़े हुए हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अनेक वर्षों का पत्रकारिता का अनुभव है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो जैसा कि इस समय बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का है उसको लेकर भी बड़ी सारी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में हैं। और जब से जेपी नड्डा जी का जो बयान था, बड़ा चर्चित बयान था उनका, कि उन्होंने कहा कि आरएसएस की अब हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारी पार्टी बीजेपी इतनी बड़ी हो चुकी है। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जो अगले आने वाले जो बीजेपी का अध्यक्ष है, वह बीजेपी की जो नेतृत्व है सरकार का, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी की इच्छानुसार होगा या संघ की इच्छा उसमें चलेगी। ये ऐसे सवाल हैं कि जेपी नड्डा के बयान ने काफी कुछ इस एक नई चर्चा को जन्म दिया था। आपको क्या लगता है वर्तमान परिदृश्य के अनुसार? धन्यवाद प्रशांत जी। आपके सभी दर्शकों का स्वागत। और आज आपने ऐसा मुद्दा छेड़ा है जो अभी लगातार उत्तर प्रदेश के घटनाक्रम की वजह से थोड़ा पार्श्व में चला गया था, जिस पर अभी बहुत चर्चा नहीं हो रही। लेकिन निश्चित तौर पर जेपी नड्डा को दो एक्सटेंशन मिल चुके हैं। चुनाव से पहले मिल चुका है, चुनाव के बाद मिल चुका है। तो उन्हें तो जाना ही है और उनको भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष लेके आना है। आप अगर भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को देखें तो उसमें एक तरह से कोई लोकतंत्र की जगह नहीं है। कोई नीचे से ब्लॉक लेवल से चुन के नहीं आते हैं। एक प्रोसेस जरूर बनाई गई थी, लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से ऐसा हो रहा है कि ये भी तदर्थवाद जो होता है ना, जैसा कांग्रेस में होता था कि ऊपर से जो फाइनल कर दिया वो फाइनल हो गया, ऐसा ही अब कमोबेश भारतीय जनता पार्टी में भी होने लगा है। और नड्डा जी का जो उत्तराधिकारी जिसको भी बनाया जाना है, अभी प्रस्तावना में आपने जिन तीन नामों का जिक्र किया, उनके नाम तो विचाराधीन वर्षों से हैं। और निश्चित तौर पर उनके साथ के साथ कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट है। लेकिन मुझे लगता है कि आरएसएस इस बार, क्योंकि 2024 के आम चुनाव में उनका हिंदुत्व का जो कार्ड था वो फ्लॉप हो गया, और मोदी जी उस कार्ड को बहुत अच्छी तरह से, जैसे 2014 और 2019 में उन्होंने चलाया था, चला नहीं पाए। ऐसी स्थिति में अब आरएसएस अपनी पसंद का आदमी भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बैठाएगा, उसकी कमान उसको सौंपेगा। और निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए कि अगर संघ की पसंद है तो मोदी जी की वो स्थिति आज नहीं है कि वो मना कर देंगे नहीं साहब, संघ का आदमी नहीं, हमारा आदमी चलेगा। तो इनके यहाँ कमोबेश ये होता है कि संघ का आदमी ही, संघ की पसंद का आदमी ही अध्यक्ष बनता है। और जो तीन नाम आपने लिए, बंसल जी का लिया, और जो दो नाम और आपने लिए, वो विनोद भी हो तावड़े। सकते हैं। जी जी, तावड़े जी का नाम। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी अब नया नाम आएगा वो भी आपको चौंकाने वाला नाम मिलेगा। ये तीन नाम तो हम नजर में रखे हैं, पूरे देश की नजर में है, जी। लेकिन आएगा चौंकाने वाला नाम। और ऐसा नाम होगा जिसकी कहीं जिक्र भी नहीं होगी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में। तो आप देखेंगे कि वो कि संघ और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के न केवल अपने कार्यकर्ताओं को चौंकाना चाहता है, बल्कि विपक्ष को भी चौंकाना चाहता है। क्योंकि अब विपक्ष के सामने
एक विपक्ष ने एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी कर दी है और उनका जो गठबंधन बना है वो मजबूती से उभरा है। आम चुनाव में भी उभरा, उसके बाद उपचुनाव में भी जो हुए उनमें उभरा और लगातार उसकी लोकप्रियता में इजाफा हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि अब वो ऐसा एक बहुआयामी प्रतिभा का धनी नेता लेकर आएंगे अध्यक्ष पद पर, जो अभिनय भी जानता हो, जो संगठनात्मक शक्तियां भी रखता हो और जिसके पास धन बल भी हो। लोकप्रियता भी उसकी मोदी जी से किसी भी सही कम नहीं हो, नड्डा जी की तरह वो कठपुतली अध्यक्ष न बने। तो देखिए, अभी तो बेचारे उत्तर प्रदेश एपिसोड से बाहर निकल नहीं पाए हैं, तो अभी इस मामले में भीतर ही भीतर कहते हैं ना, वो बुंदेलखंड में कहते कि मटकी में गुड़ फूट रहा है, इसकी आवाज बाहर नहीं आ रही है। चर्चा तो चल रही है और लंबे अरसे से, जिस समय से नड्डा जी का कार्यकाल समाप्त हुआ था, तभी से ये चर्चा शुरू हो गई। जी। जी, 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 बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जैसे कि लेकिन चर्चा जो जेपी नड्डा जी की बात करें, कार्यकाल जो 2 कार्यकाल रहे उनके और लगातार वह बहुत नज़दीकी उनका सरकार का जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी और अमित शाह जी से बड़ी नज़दीकियाँ उनकी रही हैं और भली-भाँति सब लोग जानते हैं और देखा भी है अनेक अवसरों पर, सार्वजनिक मंचों पर जिस तरह से उनकी आपस में नज़दीकियाँ रही हैं। तो जिस तरह का एक सरकार और संगठन के बीच में जो आपस में परस्पर रिश्ता रहा है इस बीच में इन 10 साल के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी ये तमाम तरह की बातें जैसे आपने कहा कि हो सकता है संघ का इस बार बड़ा दखल रहे अध्यक्ष बनाने में। तो संघ की जो भूमिका है, उसको किस तरह से आप पूरा अगर परिभाषित करें तो किस तरह से परिभाषित करेंगे? संगठन और सरकार के अंदर संघ बेसिकली हमेशा मना करता रहा है कि हमारा राज्य से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस तरह की हमेशा दखल की बात उनकी की जाती रही है, उनके प्रभाव की बात की जाती रही है भाजपा के अंदर, क्या इस बार वह अवसर है कि उसे प्रदर्शित करने का संघ के लिए भी? देखिए प्रशांत जी, आप 1980 से जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तब से लेकर के और अभी तक 2024 में हम आ गए हैं, 44 साल हो चुके हैं। अगर इनके अध्यक्षों की फहरिस्त पर नाम डालें, नजर डालें, तो आप पाएंगे कि उसमें से अधिकांश अध्यक्ष ऐसे हैं जो आरएसएस की अपनी पसंद रहे हैं, आरएसएस की प्रशिक्षण सारा से प्रशिक्षित हैं, तपे हैं। आडवाणी जी हों, वाजपेयी जी हों, चाहे हमारे कुशाभाऊ ठाकरे हों, चाहे जनक कृष्णमूर्ति हों, चाहे तमिलनाडु वाले हमारे जो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं नायडू साहब हों, या नितिन गडकरी हों, लगभग राजनाथ सिंह भी रहे हैं। तो इन सबकी पृष्ठभूमि संघ की ही रही है, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। भले ही नड्डा जी से इस चुनाव में एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की है, कहलवा करके कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक झूठा वक्तव्य था। मैं समझता हूँ कि संघ के बिना भारतीय जनता पार्टी एक क्षण जीवित नहीं रह सकती। संघ उसकी ऑक्सीजन है, आत्मा है। तो बिना संघ के तो भाजपा की कल्पना करना ही मुश्किल है, निर्जीव हो जाएगी। तो देखेंगे आप कि अभी जो नाम आपने लिए उसके अलावा भी बहुत से नाम है। जैसे शिवराज सिंह का नाम बड़ी तेजी से चला था, अब उन्हें केंद्र में मंत्री बना दिया गया है, लेकिन अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। जब नड्डा जी मंत्री रहते हुए अध्यक्ष रह सकते हैं तो शिवराज सिंह क्यों नहीं रह सकते? मध्य प्रदेश के एक बड़े प्रतिष्ठित नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं पिछले कई टर्म से, उनका नाम भी अध्यक्ष पद के लिए बड़ी तेजी से लिया जाता है। मध्य प्रदेश विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो भी अध्यक्ष की पद के हिसाब से बहुत फिट बैठते हैं, क्योंकि एक तो वो संघ के आदमी हैं, कम बोलते हैं और विवादों से दूर रहते हैं। हालांकि पिछले चुनाव में, लोकसभा का जो चुनाव था, उनके ऊपर और उनके बच्चों के ऊपर 10,000 करोड़ का बेनामी सौदा करने का मामला आया था। आरोप। लेकिन ये ऐसा है कि इन सबको लाने के लिए एक लंबी कवायद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अभी कहीं ना कहीं सरकारी पदों पर बैठे हुए हैं। कोई मंत्री है, कोई विधानसभा अध्यक्ष है, कोई केंद्र में मंत्री है। अब ऐसे में या तो संगठन के जो मौजूदा महासचिव हैं उनमें से किसी को लाया जाए, या जो बहुत दिनों से संघ ने एक परिपाटी बना रखी थी कि वो संगठन में अपना एक आदमी रखता था संगठन सचिव के रूप में। तो वो जो पुराने संगठन सचिव हैं जो हाशिए पर चले गए पिछले 10 साल से मोदी जी के कार्यकाल में, जिन्हें बहुत ज्यादा लिफ्ट नहीं दी गई, हो सकता है उनमें से कोई एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाए। अब भारतीय जनता पार्टी को ऐसे अध्यक्ष की जरूरत है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बूस्ट अप कर सके, बढ़ा सके, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जो परिदृश्य देश में बना है, उससे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत हताश है, निराश है। और वो जिस ढंग से संगठन और सत्ता के बीच में झगड़े चल रहे हैं,
उससे उसका मनोबल टूट रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में कोई ऐसा सुलझा हुआ व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के पद पर हम सुशोभित होते हुए देखेंगे, जिसके साथ बहुत ज़्यादा विवाद ना हो, जो जिसकी आम कार्यकर्ता तक बड़ी पहुँच हो, पकड़ हो। मोदी जी तो मुश्किल से मिलते हैं। मोदी जी तो आप देखिए चुनाव हुए, जून में हुए थे और अब वो जुलाई के अंत में भाजपा कार्यालय में लोगों की पीठ थपथपाने पहुँच पाए। तो ऐसे लोग तो संगठन के मतलब के हैं नहीं। जी। जी, 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 बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही आपने। अच्छा देखेंगे जी अभी जो जिस तरह से यूपी के घटनाक्रम अंदर हो रहा है कि राजनीतिक जो आपस में विरोधाभास सरकार के और संगठन के अंदर भाजपा के अंदर देखा जा रहा है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान बड़ा चर्चित हो रहा है, जो उन्होंने अपने भाषण दिया जब समीक्षा बैठक थी भाजपा की, कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। और बड़ा जोरदार तरीके से, बड़ी मजबूती से उन्होंने ये अपना वाकया दोहराया वहाँ पर। और ऐसे में हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को में देखें कि 4-4 राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के इसमें सरकार के अंदर शामिल हैं। उसमें जेपी नड्डा जी वर्तमान अध्यक्ष हैं, खुद केंद्रीय मंत्री हैं, अमित शाह जी केंद्रीय मंत्री हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, नितिन गडकरी जी हैं, 4-4 अध्यक्ष जो पार्टी के मतलब रह चुके हैं 3 में, 3 तो और 1 वर्तमान के, चारों सरकार के अंदर शामिल हैं। ऐसे में जब संगठन सरकार से बड़ा होता है, संगठन की भूमिका सरकार से बड़ी होती है, तो ऐसे में 4-4 अध्यक्ष का एक सरकार के अंदर शामिल होना, 3-3 अध्यक्ष सरकार के अंदर हैं, वर्तमान अध्यक्ष भी सरकार के अंदर हैं। ये क्या इसे कैसे परिभाषित करेंगे? किस तरह से आप देख पाते हैं पूरे इस विषय को? देखिए आरएसएस की राजनीति का जो मूल है, जो आधार है, धुरी है, वो यही है कि संगठन हमेशा सत्ता के ऊपर रहे और रहा है। पिछले 4 दशक का जो इतिहास है, जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी अटल जी के समय सत्ता में रही, राज्यों में रही और जहाँ भी सत्ता के सूत्र उसके हाथ में आए, वहाँ पर संगठन हमेशा ऊपर रहता था। लेकिन पिछले 10 साल में जब से मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने और अमित शाह जी के हाथ में पार्टी की कमान आई, तो ये सब गड़बड़ हो गया। संगठन और सत्ता के बीच की जो एक बारीक सी सीमा रेखा थी, वो विलोपित हो गई। लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन संगठन में है, कौन सत्ता में है। और ऐसी स्थिति में जो संभ्रम की स्थिति बनी, उसकी वजह से आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी न तो गठबंधन धर्म को ढंग से निभा पाई, न राज धर्म को ढंग से निभा पाई और न ही जो उसका भविष्य का रोड मैप था 2024 का, 2029 का और 2047 तक का, उस पर वो आगे बढ़ पाई, बल्कि उसे ठिठकना और पड़ा 2024 के आम चुनाव में। तो ऐसी स्थिति में अब दोबारा से संगठन को तवज्जो देना आरएसएस की भी मजबूरी है और भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। और जहां तक सवाल है कि 4-4 संगठन अध्यक्ष सरकार में है, तो ये तो एक ट्रेडिशन है कि सत्ता में जब आप संगठन में सेवाएं दे देते हैं, 2-4 साल, 3 साल का जो कार्यकाल होता है, अधिकतम 2 कार्यकाल आप कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के जी, संविधान के अनुसार, तो बाद में सत्ता का सुख लेने के लिए उनको सरकार में शामिल किया ही जाता है। अपवाद रहे हैं, कुशाभाऊ ठाकरे अपवाद रहे हैं और एक आध कोई और जैसे बंगरप्पा जी थे, वो बंगारू लक्ष्मण थे, वो बंगारू अपवाद लक्ष्मण। रहे हैं। बाकी तो लोग सब बंदे, जैन कृष्णमूर्ति मंत्री रहे, नायडू साहब तो उपराष्ट्रपति तक बने। तो ये तो बहुत साधारण बात है। लेकिन अगर अब भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं देती, जो सत्ता से दूर रहे, जो सत्ता के रोजमर्रा के कार्यक्रमों से अपने को विलग रख सके, ऐसा अध्यक्ष अगर नहीं देती है, तो भारतीय जनता पार्टी का आने वाले दिनों में वही हश्र हो सकता है जो कांग्रेस का आपने पिछले 3 दशक में देखा। कांग्रेस के पास कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष न होने का खामियाजा कांग्रेस को लगातार भुगतना पड़ा। और आप देखिए कि जब से वो सत्ता से बाहर हुई है, 2004 में सत्ता में, 2010 में, सॉरी 2010 और 14 में सत्ता से बाहर हुई है, उसके बाद से अभी तक लौट नहीं पाई है। तो ऐसी स्थिति में सत्ता और संगठन के बीच एक हायरार्की का निर्माण जो पहले से चला आ रहा था, वो बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि आरएसएस इस मामले में बहुत गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी की जो पुरानी पीढ़ी है, उसकी तो चलना नहीं है, लेकिन आरएसएस में हमेशा एक ऐसा अंदरूनी ढांचा रहता है जो अपना फैसला अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेतृत्व से मनवा लेता है। और ये हुआ है, आप देखेंगे जैसे योगी जी को हटाने का मामला है, लगातार केशव प्रसाद मौर्य का, दूसरे मुख्यमंत्री हैं उनका, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो थे उनका, सबका दबाव रहा। लेकिन अभी तक, आज की तारीख तक जब हम और आप बात कर रहे हैं, योगी जी हटे नहीं है। वो शायद हटें। सिर्फ इसलिए नहीं हटे कि उनके पीछे
कहीं न कहीं आरएसएस का हाथ है। हालाँकि वो आरएसएस के कार्यकर्ता नहीं है। उनका राजनीतिक प्रशिक्षण अलग तरह का है, लेकिन राजनीतिक विचारधारा दोनों की एक है। दोनों हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं और योगी जी मुस्तैदी के साथ बात करते हैं। योगी जी के चरित्र पर अभी इस तरह का कोई लांछन नहीं लगा है कि उन्होंने अपने आरएसएस के एजेंडे को लागू करने में कोई कोताही बरती। मुझे तो लगता है कि अगर ये आरएसएस की शाखा का प्रशिक्षण अनिवार्य न माना जाए, तो योगी जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सबसे मुफीद आदमी हो सकते हैं। उन्हें ससम्मान उत्तर प्रदेश से हटा के और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। जी। जी, जी, जी। बिल्कुल ठीक कहा कि न योगी जी जिस तरह की कार्यशैली या जिस तरह का उनका राजनीतिक बैकग्राउंड है, नाथ संप्रदाय से वे आते हैं, जो गोरखनाथ मठ के वह महंत हैं। तो तमाम तरह की बातें उनके साथ अलग तरह से जुड़ी हुई हैं। लेकिन साथ ही अगर संगठन और सरकार की बात करें, उनकी जो समन्वयता की बात करें, क्या संगठन सरकार पे हावी होना चाहिए या सरकार का संगठन पर असर होना चाहिए? ये जो बड़ा एकदम बड़ा विरोधाभास वाली बात है। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि संगठन जो सर्वोपरि आपने भी कहा कि संगठन सर्वोपरि होता है, लेकिन बात है कि सरकार पर नियंत्रण संगठन किस तरह से करता है और या सरकार संगठन के नियंत्रण से बाहर रहनी चाहिए। क्योंकि नीतियाँ संगठन की जो नीतियाँ हैं जिसके द्वारा वह सरकार में आते हैं, संगठन के जो प्लान होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, जो लोगों को बताते हैं, लोगों के पास पहुँचते हैं, उसके आधार पे लोगों को समर्थन मिलता है और वो सरकार में आते हैं। तो इस तरह किस तरह से आप पूरी संगठन और सरकार का समन्वय किस तरह से देखते हैं आप? देखिए प्रशांत जी, हिंदुस्तान की राजनीति को आप अगर आज़ादी के बाद से देखें, तो किसी भी दल की सरकार रही हो, संगठन हमेशा उस पर हावी रहा है। संगठन की महत्ता सरकार से ज़्यादा रही है। क्योंकि अगर आपके पास संगठन नहीं है, तो आप सत्ता तक पहुँच ही नहीं सकते। आपके पास मजे हुए कार्यकर्ता नहीं है, आपके पास मतदाताओं से संपर्क करने वाले लोग नहीं है, विचारधारा का प्रसार करने वाले लोग नहीं, तो आप सत्ता तक नहीं पहुँच सकते। और ये काम लगातार कांग्रेस में भी हुआ। कांग्रेस में भी संगठन एक ज़माने तक सर्वोपरि रहा और पिछले कुछ दिनों से स्थितियाँ बदली, जबकि राजीव गांधी की हत्या के बाद खास तौर पर, उसके बाद से जो नई पीढ़ी आई उसमें क्योंकि गांधी परिवार के नेतृत्व को लेकर के तमाम तरह के सवाल उभरे, पार्टी टूटी, पार्टी बिखरी, ममता बनर्जी ने अलग पार्टी बनाई, शरद पवार ने अलग पार्टी बनाई। बावजूद इसके कांग्रेस में संगठन को सर्वोपरि माना गया। भारतीय जनता पार्टी का भी यही सिद्धांत रहा है। अब बाकी की तो सारी पार्टियां जो भी पार्टियां हैं, उसमें सुप्रीमो होते हैं, कोई लोकतंत्र नहीं होता। लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में आज भी नाम मात्र के लिए लोकतंत्र तो है, लोगों से राय शुमारी की जाती है, बातचीत होती है। और कांग्रेस में तो बाकायदा चुनाव हुआ, आपने देखा कि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो है बाकायदा चुने गए कार्य समिति की ओर निर्वाचित से। हुआ। उनका नाम थोपा नहीं गया था कि भाई ये यही रहेंगे, बाकायदा एक दूसरे प्रत्याशी भी आए, उन्होंने अपना नाम वापस लिया, जो भी है। तो संगठन को तो हमेशा सत्ता के ऊपर रहना ही चाहिए, क्योंकि अगर सत्ता बेलगाम होती है, सत्ता अगर राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति में कोई अलाली करती है, कोई गलत गफलत करती है, तो संगठन अगर सर्वोपरि है तो उसे संभाल लेता है। आज स्थिति क्या है कि संगठन भारतीय जनता पार्टी का इतना कमजोर हो गया है कि जो सरकार चाह रही है, जिस ढंग से चलना चाहती है, उस ढंग से चल रही है। संगठन चाहता है कि समन्वय से चले, संगठन चाहता है कि आप अहंकार त्याग दें, संगठन चाहता है कि आप जो जहाँ भी गड़बड़ियां हैं, मणिपुर हो, हाथरस हो, जहाँ भी है, जहाँ आपकी जरूरत है वहाँ उपस्थित हों, मरहम लगाएं पीड़ितों के ऊपर। लेकिन सत्ता ऐसा नहीं कर रही है। लगातार आपने देखा, चाहे डॉक्टर मोहन भागवत ने कोई बात कही हो, चाहे इंद्रेश कुमार ने कोई बात कही हो, किसी की सुनी नहीं गई। और जेपी नड्डा तो कहने की स्थिति में ही नहीं है, क्योंकि वो तो खुद सरकार के अंग है। कठपुतली अध्यक्ष के रूप में उनको पहचाना जाएगा। ये मामला गडकरी के समय में नहीं हुआ था, ये मामला राजनाथ सिंह के समय में भी नहीं हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य से नड्डा साहब जब भी रिटायर होंगे अगले एक आध महीने में, तो वो अपने साथ ये एक तमगा लेके जाएंगे कि वो कठपुतली अध्यक्ष थे सरकार के। संगठन के लिए उन्होंने जितना करना चाहिए था उतना शायद नहीं किया, और वो उसकी वजह ये है कि सरकार ने संगठन को इतना पैसा दिया। पहले संगठन पैसे के आधार पर काम नहीं करता था, अब तो इतना पैसा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के 700 में से 450 जिलों में 5 स्टार कार्यालय हैं, जहाँ आपको 5 सितारा होटलों की सुविधाएं मिल जाएंगी। तो ऐसे में बेचारे नड्डा जी कैसे कान खिंचाई कर सकते हैं सरकार की, उनकी मजबूरी है। तो आप परिदृश्य बदलना चाहिए, नहीं बदला गया तो आने वाले जो वर्ष हैं
27 में जब भी चुनाव होगा, 2405, 29 में चुनाव होगा, तो बहुत मुश्किल जाएगी। जी। जी, 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 जी। बिल्कुल ठीक कहा कि आपने, क्योंकि ये बड़ा संगठन का भी बड़ा दायित्व है कि सरकार के साथ समन्वय तो बनाए, लेकिन संगठन के जो कार्यक्रम है उसको भी अप्लाई भी करवाए सरकार के द्वारा। तो सरकार में आने के बाद लगता है कि सोच सरकार की होती है, संगठन की सोच अलग होती है। लेकिन हमने देखा कि जो नड्डा जी का जो कार्यकाल रहा है, उसमें जिस तरह से संगठन को लेकर तमाम फैसले हुए, उसमें चाहे किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बदलने की बात रही हो या नेतृत्व परिवर्तन की राज्यों में बात रही हो, उसमें कभी भी जेपी नड्डा जी का नाम सामने नहीं आया। हमेशा कहा कि मोदी जी ने बदल दिया, मोदी जी ने बदल दिया, अमित शाह जी ने बदल दिया। तो ये जो संगठन की जो एक नेपथ्य में जाने की बात होती है सरकार के अंदर, या ये प्रभावशाली अगर नेतृत्व है सरकार का, उसके दौरान ऐसा होता है? क्या मतलब इसके पीछे क्या विषय आप देखते हैं पूरा? देखिए, इसके पीछे ठीक-ठीक एक कारण जो मुझे समझ में आता है, वो भाजपा का कांग्रेसीकरण होना। भाजपा में जो संस्कृति पुरानी उनकी अपनी थी, वो संस्कृति त्याग दी और कांग्रेस की संस्कृति को अपना लिया। उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि शीर्ष पर जो 2 लोग हैं, चाहे माननीय मोदी जी हों, चाहे माननीय शाह साहब हों, उनकी चलती है हर मामले में। संगठन की उतनी महत्व नहीं है। संगठन के अध्यक्ष को जिस ढंग से मुखर होना चाहिए तमाम मुद्दों पर, वो नहीं हो पाते। वो सरकार का संरक्षण करने की कोशिश करते हैं। इस मामले में नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं। सरकार के वो संगठन के अध्यक्ष नहीं है, बावजूद इसके बीच-बीच में वो ऐसी सैद्धांतिक बात करते हैं, जो कि लगता है कि संगठन के अध्यक्ष को करना चाहिए। मिसाल के तौर पर उन्होंने कांग्रेसीकरण पार्टी के होने का इसके खिलाफ बात कही। उन्होंने जातीय राजनीति के खिलाफ बात कही कि जो जात की बात करेगा उस पर लात पड़ेगी। उन्होंने समन्वय की बात कही। तो ये बातें कहकर ही कोई संगठन को चला सकता है, और जो बातें जो मौन धारण कर लेगा, जो सरकार का यस मैन हो जाएगा, अगर कोई पार्टी का अध्यक्ष, तो निश्चित तौर पर संगठन का बहुत बड़ा नुकसान करेगा। और ये नुकसान भारतीय जनता पार्टी का जनता साहब के कार्यकाल में हुआ है। मैं देखता हूँ, मैं मध्य प्रदेश की खास तौर पर बात करूँ, तो यहाँ पर संगठन के अध्यक्ष जो है, वो भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के कठपुतली के तौर पर काम करते हैं। वो संगठन अध्यक्ष की हैसियत से स्वतंत्र दौरे नहीं करते। वो जहाँ मुख्यमंत्री जी जाएँगे उनके साथ जाते हैं। अरे भाई, संगठन अध्यक्ष को अगर आपको आदर्श मानना है तो कुशाभाऊ ठाकरे को मानिए, जो अपने ढंग से कार्यकर्ताओं के बीच में रहते थे, कार्यकर्ताओं को सुख-दुःख को समझते थे और सत्ता में उनकी कितनी भागीदारी होनी चाहिए ये सुनिश्चित करने के लिए लड़ते थे। आज वो स्थितियाँ नहीं है। पूरे देश में आप देखें कि अभी संयोग से नीति आयोग का पुनर्गठन हो गया है। बाकी कितने संस्थान खाली पड़े हैं, जिनमें कि संगठन के लोगों को शामिल किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया, और इससे असंतोष लगातार बढ़ा है। अगर कोई प्रभावी अध्यक्ष होता, तो वो संगठन के लोगों का जो हक बनता है, वो दिलाने की कोशिश करता, और इस मामले में मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि नड्डा साहब सफल नहीं हुए। नड्डा साहब यस मैन की तरह काम करते रहे पूरे कार्यकाल में। उन्होंने सरकार को दिशा देने के लिए अपनी तरफ से कोई मतलब काम नहीं दिया, कोई कोई प्रोग्राम नहीं दिया। मोदी जी ने गारंटियां दी, मोदी जी ने अपनी तरह से योजनाएं बनाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी एक योजना आप नहीं गिना सकते जो कहें कि ये भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को सुझाई थी। सरकार को जो संगठन सुझा रहा है उसकी तो सुन नहीं रहे हैं, वो मणिपुर नहीं जा रहे हैं, वो अहंकार नहीं छोड़ रहे हैं। वो अपने ढंग से कल भी अदावत की राजनीति कर रहे थे और आज भी अदावत की राजनीति कर रहे हैं। जबकि उनके सामने उदाहरण है अटल बिहारी वाजपेयी का। उन्होंने गठबंधन धर्म भी निभाया था और राज धर्म भी निभाया था। यहाँ सब कुछ उल्टा-पुल्टा है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। अच्छा, साथ ही जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखें जिस तरह से विरोधाभास पैदा हो रहा है, जिस तरह से आमने-सामने नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, वह दर्शाते हैं कि आपस में नेताओं में किस तरह से एक-दूसरे को कमतर दिखाने की होड़ लगी हुई है। ऐसे में संगठन का जो रोल होता है, क्या संगठन का प्रभावशाली ना होना, इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है? और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हैं, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं इस समय पश्चिम बंगाल के अंदर, उन्होंने सीधा-सीधा जो मोदी जी का जो एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है कि सबका साथ सबका विकास, उसको ही उल्टा करने की बात उन्होंने कह दी है वहाँ पे। उसके विपरीत उन्होंने अपनी भाषा बोल दी है। तो ऐसे में विभिन्न राज्यों में जिस तरह के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, नेताओं के बयानबाज़ी सामने आ रही है, उसमें संगठन का उतना प्रभावशाली ना होना, सरकार का ज़्यादा प्रभावशाली होना, इन सब बातों का कारण बन रहा है? विरोधाभास जो पैदा हो रहे हैं विभिन्न राज्यों के अंदर नेताओं के बीच में? देखिए, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जो कि केंद्र की सरकार में जाने का प्रवेश द्वार माना जाता है, वहाँ अगर राज संगठनात्मक ढांचे में इतनी शिथिलता है कि लोग
वाक स्वतंत्र हो गए हैं। कोई पूर्व मंत्री कुछ कह रहा है, मोती सिंह कुछ कह रहे हैं, मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं, शुक्ला जी कुछ कह रहे हैं, और उनको दौड़ दौड़ के दिल्ली में बुला के सुना भी जा रहा है। तो ये केंद्रीय नेतृत्व की कमजोरी का ही द्योतक होता है। अगर केंद्र के अध्यक्ष के पद पर कोई ऐसा मजबूत आदमी बैठा होता, तो वो आंखों के इशारे से इन सब चीजों को बंद कर सकता था। आज स्थिति ये है कि अधिकारी जी पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री के सूत्र वाक्य पर उंगली उठा रहे हैं। राजस्थान में किरोड़ीमल मीणा 6 बार के विधायक मंत्री रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्हें अध्यक्ष की परवाह नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री की परवाह नहीं है। तो इसी तरह से हरियाणा में आपने पिछले दिनों देखा था कि चुनाव के ठीक पहले 2-3 सांसद भारतीय जनता पार्टी छोड़ के चले गए थे। तो ये जो विचलन है, ये सिर्फ इसीलिए से है कि उनकी संगठन के स्तर पर कोई माई बाप कार्यकर्ता का नहीं है, कोई किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो जब ये स्थितियां बन जाती हैं, तो आप देखेंगे कि अभी तो परिणाम उत्तर प्रदेश से नकारात्मक आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें बड़ी संख्या में कम हुई। आने वाले दिनों में जहां इनकी डबल इंजन की भी सरकारें चल रही हैं, वहां भी यही स्थिति बनेगी। मध्य प्रदेश में 18-19 साल शिवराज सिंह ने सरकार चलाई। अब पिछले 4 महीने 6 महीने से हमारे डॉक्टर मोहन यादव हैं, लेकिन निगमों में और दूसरी जो अर्थशास्त्री संस्थाओं में आज तक मनोनयन नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। तो इससे असंतोष लगातार बढ़ रहा है। और दूसरे जो भारतीय जो कांग्रेस से आए हुए नेता हैं, चाहे रामनिवास रावत हो, चाहे कोई दूसरे हो, साहू साहब हो, उनको आप तत्काल मंत्री बनाए दे रहे हैं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी में लगातार एक असंतोष पनप रहा है। और ये असंतोष अभी ठीक है कि वो अनुशासित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी, तो खुलकर सड़कों पर नहीं आया है, लेकिन उसने चुनाव के परिणामों को प्रभावित किया है। जहां जहां अगर इतनी सीटें कम हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की, 400 का नारा देने वाली पार्टी अगर 303 भी बरकरार नहीं रख पाई जो 2019 में उसके पास थी, तो उससे जाहिर है कि आपका कार्यकर्ता आपसे संतुष्ट नहीं है। आपकी जो प्रदेश इकाइयां हैं वो ढंग से काम नहीं कर रही हैं, और इन सब के लिए जिम्मेदार संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उससे आपने कुछ कहा नहीं। किसी ने ये जो भारतीय जनता पार्टी की दुर्दशा हुई चुनाव में, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, किसी ने इस्तीफे की पेशकश नहीं की। अध्यक्ष कहता है कि भाई मैं आपको 400 पार नहीं कर, ये जो हो रहा है वही होगा, और इसे टाला नहीं जा सकता। जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक बात है कि ज़िम्मेदारी लेने से कोई तैयार नहीं है और ज़िम्मेदारी से बचने को सभी यत्न-प्रयत्न हर आदमी का जो संगठन हो, चाहे सरकार के स्तर पर, सभी अपना जवाबदेही से बचने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। अगर हम देखें पूरे अगर राजनीतिक परिदृश्य को देखें, सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनीतिक कल्चर को देखें, उनकी कार्यशैली को देखें, तो उसमें जो जिस तरह से अब देख रहे हैं कि व्यक्ति केंद्रित सारी पार्टियाँ हो गई हैं। चाहे वो प्रादेशिक पार्टी हों, क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत जो राजनीतिक दल हैं, वह हों, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर जो कांग्रेस और बीजेपी हो। सभी में व्यक्ति केंद्रित सारा सिस्टम प्रणाली केंद्रित हो चुकी है व्यक्तियों के आधार पर ही। तो ऐसे में संगठन की जो भूमिका है, जैसे आपने बड़े विस्तार से बताया कि संगठन की क्या भूमिका होती है, किस तरह का प्रभाव होता है उसका। लेकिन जो व्यक्ति केंद्रित होना राजनीति का, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके बावजूद भी सब कुछ सिस्टम 1-2 लोगों के केंद्र में हाथ में नियंत्रण हो जाना पूरे संगठन का, पूरे सरकार का। क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए या पार्टी की जो व्यवस्था है अंदर की लोकतांत्रिक व्यवस्था लिए, उसके लिए कितना उचित है या अनुचित है ये? कौशिक जी, एक ये लंबे विमर्श का विषय है। देखिए, पार्टी कहीं भी, चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, चाहे पूंजीवादी व्यवस्था हो, चाहे समाजवादी व्यवस्था हो, व्यक्ति तो केंद्र में रहता है। एक हीरो आपका होता है, हर पार्टी का होता है और हर व्यवस्था में होता है। लेकिन हर व्यवस्था में अगर आपके संगठन में लोकतंत्र जिंदा है, आप नीचे से लोगों की बात सुनते हुए अध्यक्ष पद तक पहुंचते हैं, अध्यक्ष बनाते हैं, और अध्यक्ष के कान उमेठने की, कान पकड़ने की हैसियत वाले भी 4-6 लोग होते हैं, तो कोई भी पार्टी अलोकतांत्रिक नहीं होती है। कांग्रेस में लंबे अरसे तक ये हुआ। इंदिरा गांधी के जमाने में भी आपने देखा कांग्रेस बटी, क्योंकि उस समय कांग्रेस में ऐसे नेता थे जो अपने अध्यक्ष का, यानी इंदिरा गांधी की निर्णयों की मुखालफत कर सकता था। नेहरू जी के जमाने में तो दूसरा जमाना था, लोकतंत्र था, सब स्वतंत्रता की लड़ाई से लड़कर निकले थे, सब एक हाइट के लोग थे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज ये जो आज का दौर है, इसमें पूरी तरह से संगठन जो है वो जेबी संस्थाएं बनते चले जा रहे हैं। और खासतौर पर जो क्षेत्रीय दल है, उनकी स्थिति तो बहुत दयनीय है। वहां तो व्यक्ति पूजा के अलावा कुछ है ही नहीं।
राष्ट्रीय दलों में भी अब आप देखेंगे कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ही बची है, आपको आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन वहां भी वही स्थिति है जो छोटे क्षेत्रीय दलों में होती है। सुप्रीमो कल्चर वहां चल रहा है, लोकतांत्रिक संस्कृति वहां नहीं है कि आप नीचे वार्ड स्तर से, मोहल्ले स्तर से चुनते हुए ऊपर तक पहुंचेंगे। अब तो सीधा सीधा तदर्थवाद चल रहा है, और इस तदर्थवाद में संगठनों के, राजनीतिक संगठनों के लोकतांत्रिक स्वरूप को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल सही कहा आपने, लोकतांत्रिक स्वरूप को नुकसान पहुँचाया है। और पूरे विषय को आपने बड़े विस्तार से परिभाषित किया कि किस तरह से संगठन की जो कार्यप्रणाली है, या संगठन अध्यक्ष का क्या रोल होता है सरकार के ऊपर, और सरकार किस तरह से अपनी जो भूमिका है संगठन के साथ एक साथ समन्वय बनाकर निभाती है। तो दोनों का साथ चलना बहुत ज़रूरी है, और दोनों का आपस में समन्वय बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर संगठन सरकार के प्रभाव में आ जाएगा, तो संगठन के जो कार्यक्रम है, उसे साकार करने में वह कहीं न कहीं मतलब सरकार पे निर्भर रहेगा। तो ये बड़ा एकदम से ऐसा चीज़ है, बड़ा कहते हैं परिपक्वता वाली इसमें सोच होनी चाहिए, अध्यक्ष की भी, संगठन की भी और सरकार की भी। आपस में तालमेल बनाना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह बीजेपी के अंदर हम देखें पिछले 10 साल का जो इतिहास रहा है संगठन के अध्यक्ष का, वह काफ़ी सारी आरएसएस की चिंताएँ बढ़ा रहा है, और आरएसएस को लेकर जो बयान जेपी नड्डा ने दिया था, उसने कई सारे प्रश्न खड़े कर दिए थे। और आज राकेश जी ने बहुत ही विस्तार से इसको पूरा परिभाषित किया है, और हमें विश्वास है पूरा हमारी जो आज चर्चा रही है, हमारे दर्शकों को ज़रूर पसंद आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं, और मैं राकेश जी का बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमारे दर्शकों में समय निकाला। बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे फिर से आग्रह करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन जरूर दबाएँ, जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।